गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में आज हम भारतीय अधिनियम 1919 या 1919 एक्ट, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के विकास में 1919 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1919 का अधिनियम का एक के लाने का जिसे जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया और जिसमें भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के प्रावधान शामिल थे, इसका एक बैकग्राउंड है। 1919 का एक्ट मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कुछ महत्वपूर्ण वादे किए थे और इसी के बदले भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने की बात जो है उन्होंने कही थी। भारतीयों ने बढ़ चढ़कर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो ब्रिटेन के जो साथी थे उनको विजय मिली। इसी दौरान जो किए गए वादे थे उसको फुलफिल करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया, नंबर 1। नंबर 2, 1917 में ही एक डिक्लेरेशन आया था। इसमें जो है मॉन्टेग, जो मुख्य रूप से जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर काबिज थे, वो दरअसल उस समय की व्यवस्थाओं के बड़े क्रिटिक माने जाते थे, उसमें सुधार चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत का भ्रमण भी किया और विभिन्न प्रकार के जो है समूह के नेताओं से चर्चा की और उनके व्यू जानने की कोशिश की किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। और उसके बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि जो है समय आ गया है कि हम जो है धीरे धीरे भारतीयों को व्यवस्था के साथ जोड़ें और भारतीयों को व्यवस्था के साथ जोड़ने का उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे वह सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को समझें और जैसे जैसे वो समझते जाएं वैसे वैसे उन्हें जो है देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की नींव रखी जाए और धीरे धीरे भारतीयों को ट्रेन करके उसे जो है वो सत्ता सौंप दी जाए। डिक्लेरेशन का 2 महत्वपूर्ण भाग था। एक तो कहा धीरे धीरे प्रशासन के साथ भारतीयों को जोड़ना और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करना। इन्हीं चीज़ों को मिला करके 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जो है यूज किया। तो क्या इसकी विशेषता क्या थी? सबसे पहली चीज़ जो हम जाने कि प्रोविंशियल लेवल पर जो बड़े प्रयोग किए गए, बड़े बदलाव किए गए, उसकी हम चर्चा करते हैं। प्रोविंशियल लेवल पर जो है यहाँ द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था कि डायआर्की सिस्टम वेरी फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? द्वैध शासन प्रणाली प्रोविंस के लेवल पर ही जो विषय प्रोविंस के पास थे, राज्यों के पास विषय थे, इसको 2 भागों में बांटा गया। ये 2 भागों में बांटा गया। एक भाग जिसे आरक्षित रिजर्व्ड कैटेगरी कही गई और दूसरी तरफ ट्रांसफर्ड कैटेगरी, 2 भागों में बांटा गया और इन दोनों भागों का जिम्मा जो है वो अलग अलग प्रकार के लोगों को दिया गया। यहाँ पर पहली बार की जो हस्तांतरित विषय, जो आरक्षित विषय थे, रिजर्व लिस्ट के विषय थे, वो तो गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के माध्यम से उसका गवर्निंग सुनिश्चित करेगा, उस पर शासन नियंत्रण जो है रखेगा। दूसरी तरफ जो पहली बार जो प्रावधान किया गया वह हस्तांतरित विषय और इसके माध्यम से भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जो है लागू करने का या इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया। तो हस्तांतरित विषय क्या थे? वो विषय थे जो बांटे गए और इस उद्देश्य से बांटे गए कि इन विषयों का पर जो है गवर्निंग
उन लोगों के द्वारा की जाएगी जो जनता के प्रतिनिधि होंगे और जनता के प्रतिनिधि के प्रति जो है वह उत्तरदायी। तो ये बड़ा बड़ा बदलाव था। पहली बार भारतीय व्यवस्था में एक ऐसा एलिमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा कुछ विषयों का गवर्नेंस किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दोनों ही विषय के संबंध में जो गवर्नर जो है वो राज्य का कार्यकारी प्रधान था। तो ये महत्वपूर्ण जो विषय, महत्वपूर्ण जो है बदलाव जो किए गए थे उसमें ये था कि हस्तांतरित विषय जो है वो किसको दिए गए थे, वो जनप्रतिनिधियों के। अब वहाँ पर विधायिका की क्या व्यवस्था थी? विधायिका यहाँ पर जो है राज्य की विधायिका की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका जो थी, चूँकि संख्या अलग अलग थी, अलग अलग इसमें वृद्धि की गई, जिसमें से 70% जो प्रतिनिधि थे वो अब चुने हुए व्यक्ति थे, जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति थे। इसी बात गवर्नर हालांकि इस विधायिका के पास जो अधिकार थे उस अधिकारों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन अब जो है यहाँ पर यह व्यवस्था की गई थी जो कि विधायिका है उसमें जो है जनप्रतिनिधियों की संख्या 70% हो गई थी और इस प्रकार से जनता के द्वारा चुने गए 70% लोग इसमें शामिल हो रहे थे हर एक राज्य के विधायिका में। और इन्हीं में से जो है हस्तांतरित विषय के मंत्री बनाए जा रहे थे और ये मंत्री अपने कार्यों के लिए इन्हीं के प्रति उत्तरदायी थे। तो ये व्यवस्था की गई और यहाँ पर जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया कि जनता को चुनने का अधिकार है, जनता के द्वारा जो है प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। हालांकि यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, वयस्क मताधिकार नहीं है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो योग्यता निर्धारित की गई है वह है संपत्ति, निश्चित मात्रा में आपके पास संपत्ति होनी चाहिए या आपके पास जो है कोई डिग्री होनी चाहिए, जो उसके आधार पर ही आपको मत के अधिकार दिए गए। तो बहुत कम जो है परसेंटेज था जिसमें मतों के अधिकार दिए गए। तो यहाँ पर विधायिका में चुने हुए सदस्य हैं, उन्हीं चुने हुए सदस्य में से मंत्री बनाए जा रहे हैं और वो मंत्री उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये व्यवस्था जो है वो राज्य स्तर की थी। इसके साथ ही केंद्र की क्या व्यवस्था थी, केंद्र की कार्यपालिका की स्थिति क्या थी? केंद्र की जो है व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, कुछ एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन किए गए थे। वो था कि गवर्नर जनरल वाइसराय वहाँ का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी था, पहले की तरह जैसे भी है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिली वो अब जो है शक्तियाँ दो भागों में, दो सूची के द्वारा विभाजित की गई। एक सूची जो विषय की है वो संघीय सूची है जिसमें विषय का उल्लेख किया गया है, वो संघ को दिए गए हैं। संघ के जो कार्यकारी अधिकारी हैं, जो वाइसराय गवर्नर जनरल हैं, वो उन विषयों पर जो है कार्यकारी अधिकार रखता है। दूसरे जो लिस्ट थे वो राज्य को दिए गए, प्रोविंस को दिए गए और प्रोविंस में उन राज्य की सूची में से दो भाग किए गए थे, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई। केंद्रीय सूची केंद्र के अधीन थी और राज्य सूची राज्यों के क्षेत्राधिकार में दे दी। यहाँ पर एक जो है जो जैसा कि मैंने कहा कि 17 में जो डिक्लेरेशन हुआ कि धीरे धीरे भारतीयों को जोड़ा जाए, इसका प्रभाव यहाँ दिखाई देता है कि 6 सदस्यीय वायसराय की जो कार्यकारी परिषद जो केंद्रीय स्तर पर थी उसमें से 3 भारतीय को शामिल करने की व्यवस्था की गई। 3 जो है कम से कम भारतीय जो है उनके कार्यकारी परिषद में। तो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव के साथ भारतीयों को जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि भारतीय धीरे धीरे जो है सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में काम करें, उन चीज़ों को सीखें और जो है वो धीरे धीरे जो है उन्हें उत्तरदायित्व दिया जाए। अगला जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, पूर्ववत ही जो है उनको अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश हम जानते हैं कि जब विधायिका सत्र में नहीं होती है तब जो है कानून की आवश्यकता होती है और कानून की आवश्यकता जब होती है तो कानून बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो है जो कार्यकारी अधिकारी है, जो एग्जीक्यूटिव चीफ है, उसको अधिकार दिए जाते हैं
इन बिटवीन वो कानून के समानांतर ही आदेश जारी कर दे और वो कार्य को वो किसी भी जो भी व्यवस्था है, जो भी चीज़ को क्रियान्वित करना चाहता है उसे क्रियान्वित करें, वो उसी प्रकार मान्य होगा जिस प्रकार से कानून मान्य होता है। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पूर्ण तरीके से अधिकार है। इसी प्रकार एक और अधिकार जो विधायिका द्वारा अस्वीकृत विधेयक है उसको प्रमाणित करने का भी अधिकार है। यदि कोई विधायिका प्रस्तुत की गई है और जो है विधायिका उसे उचित नहीं मानती तो उसे रिजेक्ट कर देती है, तो वैसे विधेयक को यदि सरकार ज़रूरी समझती है तो उसको भी जो है प्रमाणित करके उस पर कानून बना सकती है। तो ये तो जो है केंद्रीय स्तर की कार्यपालिका की संरचना थी। ठीक उसी प्रकार से वहाँ की विधायिका पर भी एक दृष्टि डाल लें कि विधायिका की स्थिति क्या है। पहली बार विधायिका जो है केंद्र स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका बाइकैमरल लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन किया। यहाँ पर दो प्रकार की जो है व्यवस्थापिका दिखाई देती है। दो सदन व्यवस्थापिका है, एक प्रकार की द्विसदनात्मक। पहली बार जो है दो सदन दिखाई देते हैं। आई थिंक इसके आधार पर ही आगे चल करके संसद जो है यहाँ पर अपने यहाँ द्विसदनात्मक बनती है। तो पहली बार केंद्रीय स्तर पर जो विधायिका है उसके दो सदन होते हैं। एक जो है जन असेंबली है और दूसरा जो है काउंसिल है। दो प्रकार के सदस्य हैं, दोनों ही दो प्रकार के सदस्य हैं। कुछ सदस्य जो है वो मनोनीत है और कुछ सदस्य जो है वो चयनित है, जनता के द्वारा चुने गए हैं। दो प्रकार के सदस्य हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है होती है कि बजट अभी भी बजट पर केवल चर्चा करने का अधिकार है, तो प्रश्न पूछने का अधिकार है। बजट को रिजेक्ट करने का, उसे पारित करने का अधिकार यहाँ पर अभी सदन को नहीं दिया गया है। कानून बनाने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई कि कोई भी विधेयक जब कानून बनने के लिए आता है तो वो दोनों सदनों में किसी में भी जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रस्तुत करने के बाद जो है उसे एक सदन में पारित किया जाता है। उसके बाद पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और अंत में जो है वाइसराय के माध्यम से वो कानून का रूप धारण करता है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि यदि ये व्यवस्था भी की गई जो आगे जो वर्तमान व्यवस्था उससे थोड़ी सी कंपेरेबल है, उससे तुलना की जा सकती है कि यदि दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध पैदा होता है किसी विषय को लेकर के, कानून के निर्माण के संदर्भ में किसी विषय पर, किसी विधेयक पर, तो गतिरोध को सुलझाने के लिए एक संयुक्त समिति की व्यवस्था की गई है। और आज के दिनों में हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो वैसे विवाद हैं उसको सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक की, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। तो संयुक्त समिति की व्यवस्था है जिसमें दोनों ही सदन के सदस्य हैं और उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। अभी भी जो है बजट का जो 25% भाग ही जो है केंद्र के विधायिका के द्वारा नियंत्रण में है। बाकी जो है वह नॉन वोटेबल पार्ट है जिस पर जो है विधायिका का नियंत्रण नहीं है। तो धीरे धीरे जो है बजट पर भी नियंत्रण दिया जा रहा है। तो ये जो है केंद्रीय सरकार की संरचना थी। अब ये 1919 एक्ट के संदर्भ में ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला और जो है ये फेल हो गया। इसकी विफलता के क्या वजह रही, इसकी सबसे बड़ी चीज़ है जो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी डायआर्की, जिसके माध्यम से प्रोविंशियल लेवल पर जो है पहली बार उत्तरदायी सरकार का जो है परीक्षण करने का प्रयास किया गया। वो परीक्षण या वो प्रयोग फेल हो गया। प्रयोग फेल होने की सबसे बड़ी वजह थी कि पहली वजह तो ये थी कि जो विषयों का विभाजन किया गया आरक्षित और हस्तांतरण में एक वैज्ञानिक नहीं था। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व था वो तो हस्तांतरित विषय को दिए गए, जैसे एजुकेशन है, जैसे स्वास्थ्य है, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जैसे सिंचाई है। इस तरह के जितने भी डेवलपमेंटल वर्क होते हैं किसी भी देश प्रदेश में, उन सभी कार्यों के जो विषय थे वो जो है वो हस्तांतरित
आइटम में डाले गए, जबकि जो धन वाले जो विषय थे, जो जो संसाधन वाले विषय थे, जैसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इसके पास नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वित्त जो है वो आरक्षित विषय में था, और इसकी वजह से जो नॉन साइंटिफिक डिवीज़न था, इसकी वजह से जो है यह प्रयोग विफल रहा। पहली महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी बात जो जो महत्वपूर्ण थी कि अभी भी जो गवर्नर जनरल का जो एटीट्यूड था, या गवर्नर जनरल के जो अधिकार थे, वो इतने विशाल, इतने व्यापक थे कि वो कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता था, किसी भी मंत्री के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था, किसी प्रस्ताव के लिए वित्त की व्यवस्था करने से मना कर सकता था। तो गवर्नर के पास इतने असीम और व्यापक अधिकार थे कि वो उसे निरंकुश बनाता था। और हस्तांतरित विषय के जो मंत्री थे, मंत्री के पास आदि जो है संसाधन नहीं थे, केवल कर्तव्य प्रदान किए गए थे। इसलिए वो एक और तो जनता के प्रति उत्तरदायी था, और दूसरे और जो है गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी। गवर्नर जनरल जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो इस तरह की ऐसी व्यवस्था में मंत्री ने मंत्री अपना दायित्व निभाने में जो है असफल रहे, क्योंकि उनके पास जो है अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए जो संसाधन थे, वो संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। तीसरी चीज़ जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड जो है वो अभी भी जो है डिक्टेटोरियल था, इंपेरियल था। वो नहीं चाहते थे कि ये व्यवस्थाएं अपने हाथों से शक्ति फिसल जाए, वो नहीं चाहते थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे ये व्यवस्था जो है वह सफल हो। तो इस तरह से जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, जो मंशा थी, वो मंशा जो ब्यूरोक्रेसी की थी, जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी की मंशा थी, वो किसी भी रूप में नहीं चाहते थे कि वह इसको सफल होने दे। और इसलिए वो समय समय पर जो है अपने तरीके से इसमें इसमें बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के 1919 एक्ट के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को का प्रयोग करने की जो बात थी, वो जो है विफल हो गई, और धीरे धीरे जो है ये एक्ट जो है मृतप्राय हो गया। तो ये डिस्कशन जो है वो 1919 एक्ट के संदर्भ में